नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज की सबसे बड़ी खबर, आज सुबह 300 सांसद लोकसभा संसद से ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के लिए कूच किए। हिरासत में लिए गए 300 सांसद। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फाड़ गए। टीएमसी की 2 महिला सांसद बेहोश हो गईं। ये सारी खबरें अब छोटी नजर आएंगी, क्योंकि अब ये घटनाक्रम उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां साहेब का झोला उठना तय मान सकते हैं आप। अगर यहीं पर इस रिएक्शन को रोका नहीं गया किसी भी तरीके से, साजिश से, ब्लैकमेलिंग से, मना के, फुसला के, पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के अगर रोका नहीं गया तो झोला उठ जाएगा। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर हम कहें हवाई खबर नहीं लाते जब तक ऑथेंटिकेट करने के लिए या पीछे कोई ऐसा ना हो, दस्तावेज ना हो, जो दस्तावेज हम आपके पास पेश कर पाए। बिना उसके कोई खबर नहीं लाते। खबर यह है कि राहुल और इंडिया गठबंधन से, मतलब जो राहुल के साथ जितने बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उन सबसे मोदी के सांसदों ने चुपके से मुलाकात की है। अब काम बढ़ गया है शाह के लिए, अमित शाह के लिए और पूरी टीम के लिए काम बढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएं। ये सलाह हम दे रहे हैं अभी से। सारे सीसीटीवी फुटेज गेट से लेकर के, ये मैं भीतर का नहीं कर रहा हूं, गेट से लेकर के, एंट्री गेट से लेकर के और भीतर के सारे फुटेज चेक करवाएं। अगर उसमें भी कुछ कमी रह जाए तो विजय चौक तक बढ़ जाए, उसमें भी कमी रह जाए तो थोड़ा आसपास और चौक चौराहों तक के जो है सीसीटीवी खंगाले। क्योंकि राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों से, अलग अलग सांसदों से, एनडीए के कई सांसदों ने एनडीए के कई सांसदों ने चुपके से, गुपचुप तरीके से मुलाकात की है। और ये मुलाकात क्यों की, ये और चौंकाने वाला है। ये मुलाकात हुई राहुल गांधी के धमाके पर, जिसे एटम बम कह रहे हैं, जो वोट चोरी पर पूरा सबूतों का एक पुलिंदा राहुल गांधी ने देश के सामने रख दिया है, उस पर ताली बजाने के लिए मोदी के एनडीए के सांसद मिले राहुल और उनके साथियों से। और इतना ही नहीं, उस गुपचुप मुलाकात में उन्होंने कहा कि इस मिशन को, मुहिम को जारी रखिए, ये वोट चोरी रुकनी चाहिए। ये आज मोदी और शाह अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन कल को इस देश में चाहे वो सांसद हों भाजपा के या सहयोगी दलों के सांसद हों, सबकी पॉलिटिक्स खतरे में पड़ जाएगी और साथी दल, उनका तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लाइए फटाफट जोड़िए जरा हेमंत अत्री जी को, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। सबसे पहले बिना वक्त गंवाए मैं साकेत गोखले साहब, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उनका ट्वीट दिखा दूं। ये पढ़िए गौर से ट्वीट। विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, बिना कोई नाम लिए हुए, मस्ट डिस्क्लोज दैट मल्टीपल एनडीए पार्टी एमपीज come to us in the opposition and thanking us privately for raising the ECI SIR वोट चोरी इशू। बिना नाम लिए मैं बता दूं, ये जरूरी है, आवश्यक है ये डिस्क्लोज करना, ये खुलासा करना कि एनडीए के तमाम दलों के कई सांसद, मल्टीपल एनडीए पार्टीज, मतलब एनडीए के अलग अलग दलों से, ये नहीं कि केवल एक पार्टी, एनडीए के अलग अलग दलों से एमपीज यानी कई सांसद हमारे पास आए, अपोजिशन में हमारे पास आए और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमें धन्यवाद कहा। किस लिए कहा? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, एसआईआर है, और वोट चोरी का इशू जो है, इस पर, इस मामले का खुलासा करने के लिए और उठाने के लिए, रेज करने के लिए, इसके लिए हमें धन्यवाद कहा। दिस फियर क्वेश्चन मार्क, ये डर दैट बीजेपी विल यूज ईसीआई टू स्टील देयर पार्टीज आल्सो लाइक दे डिड इन महाराष्ट्र। डर, असल डर क्या है? ये डर है दैट बीजेपी विल यूज भाजपा
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करेगी। किस लिए इस्तेमाल करेगी? महाराष्ट्र की तरह से हमारी पार्टियों को भी चुरा लेगी। वोट चोरी नहीं, अब ये पार्टी चोरी। वोट चोरी की बात राहुल कह रहे हैं और मोदी के सांसद, मोदी के साथी सांसद, वो पार्टी चोरी तक का भय उनके मन में है। क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना को चुराया, एनसीपी को चुराया। आगे क्या है? बीजेपी इज द ओनली पार्टी डिफेंडिंग द ईसीआई। भाजपा एकमात्र, क्यों हमने लिखा ये लाइन कि साहेब का झोला उठ जाएगा? ये लाइन क्यों लिखा? बगैर जस्टिफाई के हम लाइन कोई नहीं लिखते। बीजेपी इज द ओनली पार्टी डिफेंडिंग द ईसीआई। भाजपा एकमात्र पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग जिसको केचुआ लोग कहते हैं, उसका बचाव कर रही है। इकलौती पार्टी है जो बचाव कर रही है। shows clearly who the so-called independent constitutional body is working for। ये साफ साफ दिखाता है कि सो कॉल्ड यानी कथित तौर पर स्वतंत्र संवैधानिक संस्था किसके लिए काम कर रही है। बहुत क्लियर है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पन्ना प्रमुख ने लिखा है। ये डायरी, किताब, उपन्यास, महाकाव्य प्रमुख ने लिखा है। ये संसद के खुद सदस्य हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने लिखा। और उन्होंने लिखा ये भी नहीं है कि वो हियर बाई मैंने सुना है ना, हियर बाई नहीं है, खुद मुझसे मिले, वो ये बता रहे हैं कि खुद मुझसे मिले। थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी कोई यहाँ मामला नहीं है। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी दो के बीच सीधी सीधी बातचीत है। मैं चर्चा में, अभी तो मैं सीधा हेमंत भाई के पास चल रहा हूं, लेकिन आप लोग को बता दूं चर्चा में अभी ये भी चर्चा हम करेंगे, मतलब ये विषय भी लाएंगे, ये कौन कौन सी पार्टी के सांसद हो सकते हैं, ये भी खोलेंगे। कौन कौन सी पार्टी के सांसद हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इस ट्वीट पर चले जाना ये चर्चा को पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से नहीं आप तक संदेश पहुंचा पाएगा। तो पहले तो इस ट्वीट के मायने, ये तो मोदी जी के लिए, साहिब के लिए बहुत बुरी खबर है, बैड न्यूज ऑफ द ईयर या डिकेड। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को इस विशेष कार्यक्रम में। और ये जरूरी था बताना, आपने जो कहा उसको ट्रांसलेट किया, मैं उसको रनिंग में पढ़ के बताता हूँ क्या कहा साकेत ने। और साकेत गोखले ना केवल एमपी राज्यसभा है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी है वेस्ट बंगाल के। हाँ। ये मत भूलिएगा, हमारे पत्रकार साथी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली और जुझारू एक साथी रहे। और मोदी सरकार की उस पर एक बार कृपा भी हो चुकी है पिछले दिनों में, अगर आपको ध्यान दिया। उन्होंने जो कहा है मैं उसको रनिंग में बताता हूँ, क्योंकि आप साथ साथ ट्रांसलेट कर रहे थे ना, तो हो सकता है दर्शकों को कुछ मतलब उस तरह का वो फ्लो ना बना। साकेत गोखले लिखते हैं, किसी का नाम लिए बिना यह बताना जरूरी है कि विपक्ष में बैठे कई एनडीए के कई सांसद हमारे पास आकर चुनाव आयोग एसआईआर वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए निजी तौर पर हमें धन्यवाद दे रहे हैं। उन्हें क्या डर है? क्या भाजपा महाराष्ट्र की तरह उनकी पार्टियों को भी चुराने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल करेगी? भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। इससे साफ जाहिर है कि तथाकथित स्वतंत्र संवैधानिक संस्था किसके लिए काम कर रही है। तो ये बताना जरूरी था दर्शकों को कि रनिंग में साकेत गोखले जी का। और ये आइसोलेशन में नहीं है, आपको पता है संसद के अंदर और बाहर पहले तो सारे सेंट्रल हॉल में लंच वंच सब इकट्ठे ही किया करते, गपशप हुआ करते। जब से ये नया वाला जो नया भारत बढ़ा, उसमें ये सारी चीजें थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पता है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग ऑल द टाइम। चाहे आप गैलरी में हो चाहे कहीं भी हो, तो बिग ब्रदर कीप्स एन आई ऑन यू। तो अब उसके बाद जो आज का ये घटनाक्रम है, जो विपक्ष की अभूतपूर्व एकजुटता, और वो भी चुनाव आयोग को मामले को लेकर के, क्योंकि तमाम लोगों को ये थी कि भाई संवैधानिक संस्था है, हो सकता है इंडिया अलायंस में कुछ गड़बड़ हो। कल से कोशिश भी चल रही थी कि एकजुटता कहीं गड़बड़ हो, आपके पॉमेडियंस ने भी बड़ी कोशिश की उसमें। उसके बावजूद जो कुछ ये हुआ, तो निश्चित तौर पे संपर्क और संवाद बढ़ना जरूरी था। आपने कहा कि ये क्या है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे घुमाने की आदत नहीं, क्योंकि आपने सवाल पूछना ही है वो तो मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि दर्शकों को क्लैरिटी रहे। आज की तारीख में जो सबसे भयंकर बेचैनी अगर एनडीए में है, वो सबसे ज्यादा है नीतीश कुमार के शासन में, क्योंकि उनको महाराष्ट्र दिख रहा है, ताजा ताजा जख्म महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ और जो अजीत पवार के साथ हुआ। दे आर नेक्स्ट इन लाइन। वहां तो वो फिर भी थोड़े बहुत इसलिए बच गए कि उनकी सेहत ठीक है, उनकी सेहत ठीक है। नीतीश कुमार जी के साथ तो वो प्लस पॉइंट हुई। तो नीतीश कुमार का जो इस तरह का इतिहास रहा है, हालांकि आज वो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, वो ज्यादा बेहतर आप बताओगे उसमें,
बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं फिजिकली भी और पार्टी में भी, क्योंकि उनकी पार्टी में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, कौन कर रहा है, सरकार में कौन फैसले कर रहा है, जिन चीजों के नीतीश सैद्धांतिक तौर पर खिलाफ हुआ करते, उन चीजों को भी उनकी सरकार ही लागू कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोई रिमोट कंट्रोल है। तो उसके कारण नीतीश के तमाम सांसदों में, नीतीश की पार्टी में, और उससे भी ज्यादा अगर आप बेचैनी देखेंगे तो वो फील कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को ये पता है कि यहां अगर आप लंबे चले तो आने वाले दिनों में ऐसी लाइबिलिटी पल जाएगी कि ना इधर के रहोगे ना उधर के, तो वहां भी बेचैनी है, उनके परिवार में भी बेचैनी है। उनका बेटा बहुत डेस्परेट है कि मुझे मुख्यमंत्री बना करके आप दिल्ली चलो, क्योंकि बहुमत ठीक ठाक अपने दम पर है, बहुत बीजेपी की जरूरत नहीं, तो उसकी ये इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को, एक तो आपको पता है इंडिया अलायंस तो डिप्टी प्रधानमंत्री की ऑफर कर रहा था, याद होगा आपको, जब सरकार का बनने का समय आया था, अंदर अंदर जो बातचीत हुई थी बैकडोर। तो यहाँ तो क्या बनाएंगे और बन के भी क्या ले लेंगे, केंद्र सरकार में तो मंत्री दो ही है कहने को, बॉस और उनके नंबर 2, उसके बाद तो बाकी सारे क्या है वो तो आपको भी बताने की जरूरत नहीं। तो ये दोनों पार्टियां तो इमीडिएटली वो है, और उसके बाद पासवान से लेकर के तमाम लोगों के अंदर भी खास तरह की, क्योंकि अगर बिहार में जिस तरीके से आपने वोटरों के कागज मांगे हैं एसआईआर के नाम पर, तो चिराग पासवान भाई रामविलास पासवान के बेटे हैं, बड़े बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक वो भी थे और ये भी। कहने को ये मोदी के अनुमान जरूर है, लेकिन जब दुकान ही लुट जाएगी तो क्या करेंगे वो? तो वैसी सूरत में उनको खतरा ये लग रहा है कि अगर बिहार में जब वोट मांगने जाओगे, कहीं लोगों ने तुमसे तुम्हारे कागज मांग लिए तो फिर कहां जाओगे? तो पासवान के यहाँ भी एक संकट है। पासवान के भी सांसद आपको पता है एनडीए के अंदर वाइटल, एक ही सांसद वाइटल है वैसे तो, क्योंकि 240 पे। तो ये जो सारी परिस्थितियां आशीष भाई, और बेचैनी जो है ना, ये जो बेचैनी जिसका साकेत गोखले जिक्र कर रहे हैं, या ओवरऑल जो एनडीए के उनमें है, वो वैसे नहीं है। जो एनडीए के नेताओं का जो हश्र हुआ है अतीत में, अगर वो मैं आपको बताऊंगा, याद दिलाऊंगा, तो आप भी कहोगे यार कई चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। आपने हाल ही में जगनमोहन रेड्डी का हाल देखा, पिछली टर्म के अंदर कोई अच्छा भला बुरा मच्छर मक्खी कुछ नहीं देखा, जो यहां से मैसेज चला गया उनके सांसदों ने वही किया। देख लिया आपने जगनमोहन क्या कर रहे हैं आजकल। उसके बाद छोड़ दीजिए नवीन पटनायक, नवीन पटनायक ने कभी भी चंद्रबाबू नायडू की तरह कुछ मांगा नहीं। चंद्रबाबू नायडू तो रोज मांगने आ जाते हैं, लेके भी जाते हैं। नवीन पटनायक तो एक अच्छे बच्चे की तरह मोदी जी की फोन कॉल पे राउंड द क्लॉक रहते हैं, राउंड द क्लॉक। नाम लेवा बचा हो तो बता दीजिए संसद के अंदर और स्टेट के अंदर बचा हो तो। एक उंगली मरोड़ी, एक बाजू मरोड़ी उनके जो प्रिय ब्यूरोक्रेट था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। उड़ीसा साफ, पटनायक का कोई नाम लेवा नहीं बचा, छुट्टी। आगे चलिए, महबूबा मुफ्ती, उसके साथ अलायंस किया था, उस दिन के बाद उसकी क्या हालत है कश्मीर में मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। आगे चल पड़ी है। सबसे पुराना एलआई कौन था? सबसे पुराना एलआई, 2 एलआई थे सबसे पुराने। नंबर 1 शिरोमणि अकाली दल, सबसे पुराना। सुखबीर बादल से जरा पता करें कि क्या हालत है उनकी, नाम ले वाली नहीं। उसके बाद दूसरा सबसे पुराना लाई था शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब के फादर साहब। उनकी पार्टी का क्या असर किया कि चुनाव आयोग ने फैसला किया, जो मैं आपको परसों रहा था, कि न्यूज लॉन्चर हेमंत खत्री का, तो वो फैसला कर दिया चुनाव आयोग ने। क्या किया कि भाई उद्धव ठाकरे अपनी अलग पार्टी बना ले, सिंबल अलग ले ले, ये तो एक नाथ शिंदे की है पार्टी। ऐसा फैसला आपने सुना है कभी लोकतंत्र में? तो ये इतिहास बना। तो अकेले ही बैठे बेचारे उद्धव ठाकरे। उसके बाद चलिए अजीत पवार, अजीत पवार को सिंगार के लाए थे। अजीत पवार का लोकसभा में क्या हुआ? अजीत पवार की 1 सीट है, ठीक। और उनको भी ये पता है कि अगर यही सब एसआईआर वगैरह खेल ज्यादा होते गए तो फिर कोई नाम लेवा बचेगा नहीं। दुष्यंत चौटाला को देख लीजिए, हरियाणा में नाम लेवा बचा होते, एक भी सीट बताइए, विधानसभा की बात करो, लोकसभा में बच जाइएगा। उसके बाद अजीत पवार का मैंने जैसे बताया, मायावती जी को देख लीजिए, मायावती जी भूल गए होंगे, शी इज ऑल्सो देयर। उनकी वोट ये बांट, उनकी टिकट ये बांटते हैं। उनकी पार्टी की विधानसभा हो लोकसभा हो, कहां पर कौन से जातीय समीकरणों में क्या करना है, मायावती का ये हाल करके और इज आउट करती है। चिराग पासवान का मैंने नाम लिया, नीतीश कुमार का मैंने नाम लिया। लगातार एआईडीएमके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जैसे ही आप बीजेपी का नाम लोगे, भाषा विवाद और वो सारी चीजें, उनका क्या हश्र होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। तो इनके जितने भी एलाइज हैं, मैंने आपको एक बिल्कुल सरसरी तौर पर बताया। हस्र होगा नहीं, इस पर जाना है कि ये कौन-कौन से, देखिए साकेत गोखले ने तो नाम नहीं बताया, लेकिन हम भी नाम नहीं बता पाएँगे। बिल्कुल मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि हम आँख बंद किए और नाम बता दिए। लेकिन हो कहाँ-कहाँ से सकते हैं। आपने जहाँ खत्म किया एआईएडीएमके, बीजेपी
ने एआईएडीएमके जयललिता के बाद एआईएडीएमके के साथ क्या क्या किया? सबसे पहले शशिकला को ट्राई किया, शशिकला मिसफिट हुई, किनारे कर दिया। फिर लाया किसको? पनीर सेल्वम को। पनीर सेल्वम को फिर आउट कर दिया। पनीर सेल्वम डीएमके के भी एआईएडीएमके के भी नहीं रह गए हेमंत भाई, वो अलग हो गए। फिर पता है कहाँ आए? उनको अलग करके और भाजपा ने अपने साथ एनडीए में शामिल किया, एनडीए में। और जो है पनीर सेल्वम को एनडीए में रखा और फिर एआईएडीएमके को जो पलानीस्वामी के अगुवाई में था उसको उसके साथ अलायंस कर लिया। अभी 10 दिन हुए होंगे, 10-12 दिन पहले पनीर सेल्वम ने एनडीए को बकायदे अच्छे से उनकी खातिरदारी करके एनडीए छोड़ दी। अब उनके एनडीए छोड़ने के बाद पलानीस्वामी या पनीर सेल्वम, जो भी है, पनीर सेल्वम तो चलेगा, पलानीस्वामी की एआईएडीएमके अब पलानीस्वामी की मुट्ठी में है। उन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए अम्मा के नाम पर तमिलनाडु में अभी भी सर्वाइवल है उनका। लेकिन उन्हें ये पता है, हाँ, उन्हें ये पता है कि बीजेपी की राजनीति का सबसे जबरदस्त स्टाइल है ना, जिन राज्यों में बीजेपी की एंट्री बैन है वहां पे कभी सत्ता में आने के लिए नहीं घुसते हैं, पहले अपोजिशन में आने के लिए घुसते हैं, मेन अपोजिशन बन, ठीक है। तो अगला टारगेट, इसका मतलब एआईएडीएमके से हाथ मिला करके टारगेट डीएमके नहीं है, स्टालिन नहीं है, टारगेट एआईएडीएमके है कि इसको खा जाओ, हजम कर लो और स्टालिन के सामने आमने सामने की लड़ाई में आ जाओ, मुख्य विपक्षी बन जाओ। ये बात उसे पता है, तो उसकी जो भी प्रेजेंस है न के बराबर, वो प्रेजेंस पक्का खुश होगी, क्योंकि एसआईआर के जरिए ही हजम, स्टालिन को आप नहीं मिटा पाओगे। स्टालिन को आप थोड़ा सा हो सकता है छांट दो, काट छांट दो, लेकिन आप हजम किसको कर सकते हो इसके जरिए? एआईएडीएमके को, वो टारगेट। उसके बाद आते हैं पीएमके है। पीएमके बाप और बेटा में, रामदास और अंबुमणि रामदास में झगड़ा करवा बैठे हैं, बाप बेटा एक दूसरे का आमने सामने खड़े हैं, वहां पर है मुसीबत। उसके बाद आप आइए नीतीश की पार्टी में, जो आपने कहा था, मैं थोड़ा और भीतर बता दूं। नीतीश की पार्टी में 2 धड़े हो चुके हैं, वो चाहे विधायक दल हो और चाहे संसदीय दल हो, दोनों में 2 धड़ा है। संजय झा, हालांकि संजय झा तो लोकसभा वो करके आए नहीं, ललन सिंह, आप सीधा सीधा करिए, ललन सिंह एंड कंपनी जो है, जितने को उन्होंने प्रभाव में ले रखा है, ये सब शाह वाले हो चुके हैं, मतलब भाजपा वाले हो चुके हैं। एक धड़ा है, वो छोटा धड़ा है, लेकिन छोटा धड़ा ही तो मिलेगा ना व्यक्तिगत रूप से। छोटा धड़ा है जो जेडीयू के साथ था, नीतीश के साथ था, और जेडीयू का अस्तित्व चाहता है। या तो आखिर में जेडीयू जब डिजॉल्व होगी तो चले जाएंगे उधर महागठबंधन की तरफ, नहीं तो वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। उनके मुझे नाम भी पता है, लेकिन नाम नहीं रखेंगे क्योंकि ये मिलने जुलने की बात है, लेकिन उनके नाम भी मुझे पता। तीसरी बात, चंद्रबाबू का आपने कहा, चंद्रबाबू के सामने बेसिकली भाजपा खुद नहीं लड़ रही है, भाजपा ने एक एक्टर को पकड़ा है, वो उसे योगी बना रहे हैं। और बाद में योगी का क्या होगा? योगी जैसा फायर ब्रांड को देख लीजिए, अपना मुख्य सचिव तक नहीं अपने मन का रख पा रहे हैं। सरकार चलती रहे, मुकदमा करवाते रहे, उतने में खुश हैं। उनको उनका उससे ऊपर नहीं उनकी सोच है, प्रधानमंत्री तो मनवा देते हैं उनके अफसर। पवन कल्याण वो खतरा है, ये बात समझ चुके हैं चंद्रबाबू। पवन कल्याण बेसिकली कंप्लीट अब भाजपाई हो चुके हैं, मतलब बस अब ये है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हैं कि नहीं करते हैं नहीं पता है। पवन कल्याण बेसिकली चंद्रबाबू नायडू को चाहिए पैसा चाहिए, पैसा तो आ रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने उससे बड़ा लक्ष्य है, पैसा नहीं भी आवे, नारा लोकेश आगे आंध्र प्रदेश को संभाले, उनका पुत्र, ये उनका मकसद है। और नारा लोकेश पवन कल्याण, उस एक्सचेंज होते होते पवन कल्याण के जरिए खा जाना चाहती है भाजपा, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन फेज होता है, संक्रमण काल, इसमें बहुत तेज भाजपा संक्रमित कर देती है। तो यहां पर खतरे में है, उनके भी सांसदों तो पैसा ले रहे हैं, बस वही एक है, उन्हें पता है कि गठबंधन सरकार इंडिया में इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर तो सब के सब कहेंगे ना कि हम तुमसे हल्के नहीं है, जितना आसानी से पैसा इंडिया में मिल जाता है। मोदी साहब को सत्ता के नाम पे कितना भी पिन से उसूल लो, निचोड़ लो इनको,
वहां पे है दिक्कत। ये जो बड़ी पार्टीज है, चिराग के पार्टी में मैं आपको बताऊं, चिराग और चिराग के बहनोई को छोड़ करके बाकी सब पर भाजपा की नजर है। चिराग ये बात जानते हैं, वो भले खुद को हनुमान बताते हैं, इसलिए चिराग भी बहुत सावधान है। चिराग उस मुसीबत में है ना, जो आपने कहा कि रामविलास पासवान के ही तो पुत्र हैं। बस चिराग के साथ दिक्कत यह है कि चिराग निकल नहीं पा रहे शिकंजे से। रामविलास का औरा बड़ा था और रामविलास की स्टाइल भी जुदा थी। रामविलास कब लबड़ झपड़ में किसको धक्का मार के दूसरी तरफ चले जाए ये पता नहीं चलता था। और चिराग अभी कितना भी है, मोदी और शाह के लिए बहुत बहुत मामूली है मुट्ठी में कसना। वहां पे चिराग फंसे हुए हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स मतलब पार्टी दर पार्टी। आपको शिंदे को देख लीजिए आप, शिंदे फडणवीस ने नाक में दम कर रखा है, रोज अपमानित हो रहे हैं शिंदे। यहाँ पे मैं शिंदे को नहीं, शिंदे रहेंगे शाह के ही साथ, मैं ये भी आपको बताऊं। उसमें बहुत चीज है, कई ज्वाइंट वेंचर्स भी हैं। तो शिंदे रहेंगे शाह के साथ ही, लेकिन शिंदे रोज जब अपमानित हो रहे हैं तो उनके सांसदों को जो है ना, उनके लिए अच्छा संदेश नहीं है। उनको लगता है, क्योंकि जो शिवसेना की राजनीति किया है उसे पता है कि भाजपा में हम जाएंगे, अगर मान लिया मर्जर हो जाए या हमको हजम कर लिया जाए पार्टी, तो जहां पर वो शिवसेना का नेता, जहां सांसद है, वहां बीजेपी का संगठन और कार्डर तो पहले से है ना। जब वो हजम कर जाएंगे तो उसकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी, वही विराम लग जाएगा उस सांसद में। इसलिए समापन वो है, चाहता, समापन हाँ समापन है समाप्त, सीधे सीधे। हाँ, इसलिए शिवसेना शिंदे वाला जो ओरिजिनल जिसको कहा जाता है, उसका सांसद भी ये चाहता है कि शिवसेना का अस्तित्व बना रहे, चाहे शिंदे के जरिए रहे, जैसे भी रहे। लेकिन जब वो रोज देखता है कि शिंदे अपने ही और अपने बेटे को बचाने के लिए रोज दिल्ली जा रहे हैं, रोज दिल्ली जा रहे हैं इज्जत बचाने के लिए, तो ये हमें कहाँ बचा पाएंगे। तो मुझे डाउट है इस बारे में, मतलब मैं अपनी आशंका बता सकता हूं कि ये सांसद भी वो होंगे कि नहीं न, ये हमको न खाने पाए, हमको न खाने पाए। शिंदे को खा जाओ कोई बात नहीं भाई, हमारी पॉलिटिक्स हम तो जा करके उद्धव के साथ भी कल को कर लेंगे, पॉलिटिक्स कर लेंगे भाई, वो है तो शिवसैनिक ही ना मूल रूप से। उसके बाद अजीत दादा को तो हल्के में ना ले कोई। अजीत दादा उतने ही योग्य है राजनीति में जितने मोदी और शाह हैं। बस वक्त वक्त का फेर है कि अजीत दादा के पास ईडी और सीबीआई नहीं है। नहीं तो वहीं पर महाराष्ट्र में सिंचाई मंत्री की शपथ दिलवा दे मोदी को अजीत पवार। अजीत पवार में वो काबिलियत है हेमंत भाई, हल्के मत लीजिएगा। अजीत दादा बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। जो आदमी 25 साल से वो डिप्टी सीएम ही बनता आ रहा है, तो नहीं, वो सोचिए ना उनकी काबिलियत। बहुत पहुंचे हुए फकीर है, वो बहुत पहुंचे हुए बहुत फकीर। ऊंची। तो आप उनके हाथ में अजीत भाई का तो एक लाइन सोचिए, अजीत दादा का तो हम्म, प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में उनके एरिया में खड़े होकर के कहते हैं कि 60,000 करोड़ का स्कैंडल, 60,000 करोड़ का, तो हम्म, उस व्यक्ति को कहाँ होना चाहिए? वो तो जेल में होना चाहिए। और उसको क्या, वो जेल में नहीं गया, हम्म, उसको शपथ दिलाई डिप्टी सीएम। उसकी प्रतिभा में भी कोई कमी मानते हैं आप? दुर्दांत प्रतिभा है भाई। प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहे तो सीबीआई ईडी तो करेगी क्या? उसके बाद तो बचना ही नहीं चाहिए बंदा। और वो राजभवन में जाके डिप्टी सीएम की शपथ ले आए। इससे बड़ी प्रतिभा आपने कोई देखी हो तो बता दीजिए। तो वो बहुत पहुंचे हुए फकीर है। अजीत पवार की उसमें काबिलियत में देश में किसी को शक नहीं है, मुझे और आपको नहीं, पूरे देश में किसी को शक नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात कर रहा हूं, आपने जितने ये नाम गिनाए और जितने ये अलायंस गिनाए, इनको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस और पावर शेयरिंग, इट इज ऑलवेज ए वन टाइम फिनोमिना, एक बार। हाँ, उसके बाद जय हिंद जय भारत, चलिए घर। ये जितने मैंने नाम गिनाए आपको, इन सब की हालत देख लीजिए आप, इनकी पार्टियों की हालत देख लीजिए। और ये जो आज घबराए हुए ना एससीआर से, एसआईआर से, वैसे नहीं घबराए हुए। ये एसआईआर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बार बार आपको इतने दिनों से कह रहा हूं कि भाई साहब डेटा मैनिपुलेशन, हरियाणा की चर्चा की हमने, तमाम स्टेट्स की चर्चा लगातार करते हैं। ये जो आशीष भाई जो सारा खेल है, कि इसमें आपको एक चीज और सोचनी पड़ेगी। और ये जो एलाइज सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी चुनाव क्यों नहीं हारती, क्यों नहीं हारती, और किन कारणों से, किन परिस्थितियों में नहीं हारती, वो सोचिएगा। क्या क्या कारण है? पूरे उत्तर भारत में किसान आंदोलन चला जबरदस्त, चला कि नहीं चला? बीजेपी का क्या बिगड़ा? हरियाणा में तीसरी बार सरकार है, जाकर भी सपने में नहीं सोच सकते। जाट आरक्षण चला, हरियाणा में सरकार, सबसे ज्यादा जाट हरियाणा में, सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी। राजस्थान में सरकार जाट है, यूपी में सरकार जाट है, पूरा वेस्ट यूपी स्वीप किया। उसके बाद छोड़ दीजिए जाट आरक्षण, किसान आंदोलन, लॉकडाउन हुआ देश के अंदर,
पूरे देश के अंदर। कैसे हुआ आपको पता है, 24 घंटे के नोटिस पर। उसके बाद सरकार बीजेपी की बिहार में, 2 करोड़ बिहारी सड़कों पे थे, बीजेपी की सरकार। उससे आगे चलिए, इस देश में नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में जितनी जबरदस्त सरकार, सारा देश लाइनों में खड़ा है, बीजेपी की सरकार। ऐसा जनादेश जो ना भूतो ना भविष्य टाइप का, इतने लंबे समय के बाद। जीएसटी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी आई कितनी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप कुछ कह दे तो कुछ नहीं पड़ता। शी जिनपिंग कुछ कर दे तो नहीं पड़ता। तो ये जो चीज है, ये क्या है? ये वो SIR है, ये जो वोटों का खेल है। इनको सबको पता लग गया कि जो मैंने आपको सूची गिनवाई है ना, कि जो जो इनके पुराने एलाई थे, वो वन टाइम फिनोमेना में तो आनंद ले गए सत्ता का। उसके बाद दुष्यंत चौटाला के साथ जो हुआ, मतलब एक ही बार तो सत्ता शेयर की है, उसके बाद कोई नाम लेवा ही नहीं बचा। बादल की हालत देख लीजिए, 2 सीट, सोचिए आप। तो ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको तो ज्यादा पता है, वहां नजदीक से देखते हो बिहार यूपी की पॉलिटिक्स। एक चीज मान के चलिएगा, जब भी जहाज में कहीं चुटपुट गड़बड़ होती है ना, तो चूहे सबसे पहले एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है, मेरी रात की तो है 20 से लेकर के 20,000 तक। हमारी तो सुनने की फ्रीक्वेंसी केवल इतनी होती है ह्यूमन की, वो उससे नीचे भी सुन लेते हैं और ज्यादा भी सुन लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी इंडिकेशन मिली, और जिस तरीके से ट्रंप लगा हुआ है वहां पर, रोज कुछ न कुछ नया, और कल तो सारी सीमाएं लांघ दी कि मुनीर अमेरिका की धरती से भारत को धमकी दे रहा है। सोचिएगा, आप क्या कह रहे थे जब जब संसद में बहस हो रही थी, आप क्या बोल रहे थे कि साहब पाकिस्तान का DGMO घुटनों पे आ गया, और तब हमने सीज फायर किया। पाकिस्तान का DGMO जिसका घुटनों पे आया हो, वो 90 दिन के अंदर उनका आर्मी चीफ अमेरिका में जाकर के भारत पर मिसाइलें मारने और न्यूक्लियर वार की बात करता है। आप सोचिएगा, ये चीजें आइसोलेशन में नहीं, आशीष भाई, उसकी भी औकात नहीं थी। अब वो क्यों बोलने लगा है, उसको किसका साथ मिल गया है? और ये सारी इंडिकेशंस जो, आपकी अब तक दुकान क्या थी, 56 इंची, दुनिया में डंका बज रहा है। भारत पे ध्यान नहीं देना, दुनिया में डंका देखो। वो दुनिया में जो डंका था, उसकी लंका का ढोल फिट गया यहाँ पे। इसके कारण बहुत सारी समस्याएं अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे भी मुंबई खड़ी है, खासतौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली जो चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। साकेत गोखले नॉन सीरियस आदमी नहीं, ये मान के चलिए, जो कुछ है। और वहां पर सारी बातें बड़ी इनफॉर्मली होती, गपशप में ही हो जाता है सब कुछ। उसके लिए कोई मैराथन बैठक क्लोज डोर की जरूरत नहीं होती। आपका मूड है, मैं तैयार हूं, आ जाओ, कहां समस्या है, इतनी सी कहानी। तो राहुल गांधी ने जो कहा कि 25 सीटें कम होती तो ये PM नहीं होते, तो उस चीज का भी कोई बेमायने नहीं है। हर चीज डॉटेड लाइंस पे है, कैलकुलेटेड है। अब केवल ये देखना है कि मोदी जी इस क्राइसिस से, और जो देखिए कोशिश किस बात से कर रहे हैं, अगर SIR को लेकर के या जो वोटों का खेल, आशीष भाई, इसमें कोई गड़बड़ी ना होती तो चुनाव आयोग पहला वाइज जवाब दे चुका होता। तो 96 घंटे से ऊपर का समय, क्या दिक्कत है? आप तर्क दे, शायरी कर देते भाई, राजीव कुमार को बुला लेते, शायरी लिख जाते, कुछ तो कर जाते। आपने सिंदूर पे इतनी बड़ी बहस कर दी ना, 2 दिन, 2 दिन पार्लियामेंट में बहस देखी आपने, ऐसी अद्भुत बहस देखी कि जिस सवाल को आप पहले दिन पूछ रहे थे, आज भी सारे वही पूछ रहे, एक का भी जवाब नहीं मिला। ऐसी बहस देखी आप? इस पर भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे ना, जवाब ही दिलवा दो यार। चुनाव आयुक्त को, ज्ञानेश कुमार को बोलो कि राजीव कुमार को बुलाए, क्योंकि किया धरा तो उसका है सारा, पकड़ा अब जा रहा है ना, किया धरा तो उसके काम का है। तो समस्या समझिए, ऐसा ये चक्रव्यूह है इसके। और बीजेपी तो कितनी एग्रेसिव पार्टी है, तो आपने देखा होगा आज सुबह से भगत सेना की भी बोलती बंद है, ट्रोल्स भी बहुत, उनका मोराल बड़ा लो। तो ये आने वाले समय की इंडिकेशन है, मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ। चलिए, इंडिकेशन है, इंडिकेशन को देश समझे। और इस इंडिकेशन में अगर मुझे, तो यही मैं कहता हूं कि अगर इस इंडिकेशन में थोड़ी बहुत कमी है, कई बार होता है ना कि लाइट, रेड लाइट जली है, ग्रीन लाइट तो थोड़ा कम दिख रही है, मध्यम दिख रही है, धुंधली दिख रही है, बल्ब कमजोर हो गया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर ये संकेत थोड़े भी कमजोर हैं तो इन संकेतों को मजबूत करिए, मजबूत करिए। हाँ, मैं भाई सीधा सीधा बात करता हूँ, नहीं कोई घुमाना नहीं कि नहीं नहीं, आप लोग सोचिए विचारिए, मजबूत करिए, क्योंकि यही संकेत जितने मजबूत होंगे, इस देश के लोकतंत्र पर, संविधान पे जो खतरा है वो छंटता जाएगा। और जब संकेत बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगेंगे तो खतरा टल जाएगा, और टल नहीं जाएगा, सदा सदा के लिए टल जाएगा, क्योंकि इस बार टलेगा ना तो आगे कोई सोचेगा नहीं। ये संदेश तर
आगे फिर नहीं सोचेगा कि अरे जब फलानवा नहीं कर पाए, लोग आगे कहेंगे ना फलानवा नहीं कर पाया, उसका हश्र देखे थे। तो अब इस देश में ये रिस्क मत उठाओ, ये होगा। इजाजत दीजिए हमें, फिर आएंगे, बड़ी खबरें और भी हैं, फिर आएंगे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।